पीएफआई मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। पहचान, देश विरोधी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी। काम, हर दंगों में अपनी मुख्य भूमिका निभाना और जगह जगह बम ब्लास्ट कराना। पीएफआई सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस का समर्थन भी करती थी। नमस्कार, मैं हूं कुमार विकास, आप देख रहे हैं जेवीटी न्यूज। भारत सरकार ने पीएफआई पर शिकंजा कस दिया है। देश भर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और उसके बाद पीएफआई समेत 9 आतंकी संगठनों को भारत सरकार ने पूरी तरह से बैन कर दिया। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, आरआईएफ, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, सीएफआई, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, एआईआईसी, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एनसीएचआरओ, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। पीएफआई के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जानना भी जरूरी है। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि पीएफआई आतंकी संगठन सिमी का ही दूसरा रूप है। 19 दिसंबर साल 2006 में बेंगलुरु में 3 संगठनों की मीटिंग हुई थी, जिसमें द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, ये केरल में सक्रिय था, मनीता नीति परसई, ये तमिलनाडु में सक्रिय था, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी कर्नाटक में एक्टिव थी। इसमें द नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ को केरल में सीपीआईएम और बीजेपी के विरोध के कारण बिस्तर समेटना पड़ा था। उस पर केरल में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के भी आरोप लगे थे। पीएफआई के मुख्य पदों पर सिमी के ही लोग बैठे हुए थे और पीएफआई की शुरुआत सिमी के खात्मे के बाद हुई। सिमी के लोगों ने पीएफआई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को तब बैन कर दिया गया था और कहा गया था कि सिमी का नाम कई बम धमाकों में शामिल हुआ है, लेकिन पीएफआई को भी सिमी का ही नया अवतार कहा जाता है। इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी सिमी के नेता ही थे, जिसमें सिमी का महासचिव एम रहीमन, केरल के सिमी इकाई का प्रेसिडेंट अबू बकर और प्रोफेसर पी कोया भी शामिल थे। पी कोया पीएफआई का बड़ा नेता था। कोया उन 19 लोगों में शामिल था जिन्होंने सिमी और एनडीएफ की स्थापना में खास भूमिका अदा की थी। आतंकी संगठन पीएफआई की दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी हैं। दरअसल साल 2009 में एक सियासी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की स्थापना भी की गई, जिसका उद्देश्य मुस्लिम दलितों और दबे कुचलों की मदद करना था। अबू बकर इस सियासी पार्टी का प्रमुख था। पीएफआई ने छात्र पॉलिटिक्स में अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। इसके लिए उसने स्कूलों और कॉलेजों में द कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सीएफआई संगठन भी इसी साल खड़ा किया। पीएफआई की गतिविधियां कर्नाटक और केरल में तेजी से बढ़ रही थीं। उसी के साथ उसका नाम कई गलत चीजों में भी सामने आने लगा, बल्कि उसकी मौजूदगी भी उनमें साफ नजर आने लगी। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों ने कई बार पीएफआई को हथियारों को जमा करने, हिंसा भड़काने, दंगों और इसी तरह की हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराया। साल 2013 में केरल पुलिस ने उत्तरी केरल में पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक के बाद एक छापे मारे। इनमें उन्हें कई गंभीर किस्म के हथियार भी मिले, जिनमें बम, विस्फोटकों के लिए कच्चा माल, गन पाउडर और दूसरी चीजें शामिल थीं। साल 2020 में पीएफआई के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर दिल्ली दंगों में फंडिंग करने का आरोप लगाया गया। इनमें 53 लोगों की जान गई थी। पीएफआई के मुख्य पदों पर शुरू से ही सिमी के लोग बैठे हुए थे। साल 2020 में पीएफआई कार्यकर्ताओं ने केरल में मलयालम के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का दायां हाथ काट दिया और उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैगंबर का अपमान किया है। पीएफआई कार्यकर्ताओं का कहना था कि प्रोफेसर ने ऐसा जानबूझकर पेपर सेट किया जिससे पैगंबर का अपमान हुआ। साल 2012 में केरल सरकार की ओमेन चांडी की अगुवाई वाली सरकार ने केरल हाईकोर्ट को सूचित किया था कि दरअसल पीएफआई प्रतिबंधित संगठन सिमी का ही एक दूसरा रूप है और 27 हत्याओं में इसकी संलिप्तता है, जिसमें अधिकतर मरने वाले सीपीआईएम और आरएसएस के लोग हैं। साल 2012 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि केरल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी धार्मिक अतिवाद बढ़ रहा है, जिसके बाद पीएफआई केंद्र सरकार के रडार पर आ गया था। फिर क्या था, दूसरे राज्यों की सरकार भी केंद्र सरकार के साथ साथ पीएफआई के कार्यस्थानियों पर नजर रखने लगी, लेकिन पीएफआई यही नहीं रुका, वो धीरे धीरे भारत में अपना विस्तार करता रहा। झारखंड में इसका वर्चस्व बढ़ रहा था। पीएफआई ने झारखंड में हिंदू संगठनों पर हमले बोलने शुरू कर दिए थे। वहीं केरल में इसके द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग देने और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती की रिपोर्ट भी सामने आने लगी थी। ओपन मैगजीन में 2017 में एक आर्टिकल लिखा गया, जिसमें केरल पुलिस के एक सीनियर इंटेलिजेंस अफसर ने जर्नलिस्ट से बताया कि राज्य में कम से कम लोगों ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया है और उनमें से ज्यादातर लोग पीएफआई के सदस्य हैं। लेकिन इस पर पीएफआई के नेताओं ने यही कहा था कि जो लोग भी आईएस में गए हैं उनके रिश्ते अब उनके साथ नहीं हैं। साल 2017 में एनआईए ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें पीएफआई और
HDPI को बैन करने की सिफारिश की, क्योंकि देश की अधिकतर आतंकी गतिविधियों में PFI की संलिप्तता पाई गई। वहीं केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी NIA ने साबित कर दिया था कि PFI राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बनती जा रही है। इस मामले में उसने केरल और कर्नाटक में इसके सीधी तौर पर आतंकी घटनाओं में मिलीभगत होने का ब्यौरा भी दिया था। घटना साल 2020 की है, जब देश में CA विरोधी माहौल बनना था। उस वक्त देश में दंगे हो रहे थे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि CA को लेकर प्रदेश में जो भी दंगे हो रहे हैं उसके पीछे PFI का हाथ है, तो क्यों ना PFI को बैन कर दिया जाए। इसके बाद ED ने भी गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें सब वही बात की गई थी जो कि योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ का दावा भी पूरी तरह से पुख्ता हो गया था। साल 2019 में झारखंड सरकार ने PFI को बैन कर दिया था। उस दौरान सरकार ने कहा था कि PFI सभी देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाई गई है और उसके संबंध ISIS जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से भी हैं, जिसके कारण उसको बैन किया जा रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब साल 2019 में केंद्र सरकार को PFI की सभी कारस्तानियों का पता चल गया था, तो फिर उसको बैन करने में इतना समय क्यों लगा। पहले सिमी, फिर PFI, अब आगे कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों को अपनी बात जैसी नजर इन आतंकी संगठनों पर रखनी ही होगी और उनके फन को खड़े होने से पहले ही कुचल भी देना होगा। तो दीजिए इजाजत मुझे और मेरे कैमरा पर्सन DP यादव को। आगे फिर होगी एक बड़ी खबर के साथ मुलाकात। जब तक आप देखते रहिए JVT न्यूज, मतलब जन भावना टाइम्स, क्योंकि हम जनता की भावनाओं को समय पर समझते हैं। नमस्कार।